जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि प्रदूषण के बारे में करेंगे। ध्वनि की तीव्रता कितनी आपको नुकसानदेह हो सकती है, ध्वनि को मापने वाला यंत्र कौन सा है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। जो भी एमपी टेट या सीटीईटी या फिर रीट या ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें पर्यावरण पूछा जाता है, तो इनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। और दोस्तों, जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो आज हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि एक प्रकार की तरंग है। क्या है? तरंग, जो वस्तुओं के कंपन होने से उत्पन्न होती है। ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि ठोस, द्रव, गैसों के माध्यम से सफर करती है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में सफर नहीं करती। ध्वनि हमें एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करती। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, निम्न में से बताइए ध्वनि एक प्रकार की क्या है। तब आपके ऑप्शन होंगे तरंग, ठीक है, लहर, इस प्रकार के 3-4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो आपको याद रख लेना कि ध्वनि एक प्रकार की क्या है, तरंग है। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है। और ध्वनि के जो माध्यम है वो ठोस भी हो सकते हैं, द्रव और गैस भी हो सकते हैं, निर्वात नहीं होता। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। ध्वनि के गुण देख लो। ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, एक तो आवृत्ति और एक आयाम। निम्न में से बताइए कौन सा ध्वनि का गुण नहीं है। तब आपको पता होनी चाहिए कि ध्वनि के जो गुण हैं, एक तो आवृत्ति है और दूसरा आयाम है। ठीक है, आवृत्ति, किसी वस्तु का कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तब आपका उत्तर होगा हर्ट्ज में। ठीक है, आवृत्ति को। और 1 सेकंड में कोई वस्तु जितनी कंपन करती है उसे क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। ये चीज भी याद रखना है। आयाम देख लो, कंपन करते कण के अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। तो आवृत्ति और आयाम ये ध्वनि के क्या हैं? 2 महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं। तो आवृत्ति आपने देख ली, आयाम भी आपने देख लिया। अब देखेंगे दोस्तों हम ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के लक्षण क्या होते हैं? तो ध्वनि के लक्षण होते हैं तीव्रता या प्रबलता, तारतत्व या फिर गुणता। ठीक है, ये 3 ध्वनि के लक्षण होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तीव्रता और प्रबलता, तीव्रता से ध्वनि के मंद या प्रबल होने का पता चलता है। तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है। अगर आयाम ज्यादा होती तो ध्वनि की तीव्रता भी कैसी होती है? ज्यादा होती है। यानी ध्वनि प्रबल होती है, अगर तीव्रता कम होती है तो ध्वनि मंद होती है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो तीव्रता ध्वनि के काय पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। काय में मापा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि तीव्रता को किस में मापा जाता है या कि ध्वनि को मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है, तब उसे डीबी या फिर डेसिबल, है ना, कहा जाता है। तो याद रख लेना है। अब यहाँ पर कुछ ध्वनि की तीव्रता के वो दिए हैं कि कितनी ध्वनि तीव्रता में अपन को, कितनी ध्वनि तीव्रता सामान्य बातचीत के लिए, व्यस्त यातायात के लिए कितनी आवश्यक है। तो सामान्य बातचीत के लिए जो ध्वनि तीव्रता है वो 60 डेसिबल है। सामान्य श्वास के लिए 10 डेसिबल, है ना, फुसफुसाहट के लिए 30 डेसिबल, व्यस्त यातायात के लिए 70 डेसिबल, और आकर्णीय ध्वनि 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है वो कानों में प्रिय नहीं होती, अर्थात वो चुभने लगती है। ठीक है, तो ये चीज अपन को याद रखनी है। ये सभी लोग याद रखेंगे। तार तत्व से ध्वनि के मोटे, भारी या तीक्ष्ण होने का पता चलता है ना, तार तत्व। तो तार तत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है तो ध्वनि तीक्ष्ण या पतली हो जाती है। जैसे महिला की सीटी की आवाज पतली होती है। तो आवृत्ति के कारण ही क्या होती है? पतली आवाज होती है। अगर ध्वनि की आवृत्ति घटती है तो ध्वनि मोटी और भारी हो जाती है, जैसे पुरुष की आवाज, शेर की दहाड़ आदि। तो ये क्या है? ध्वनि की आवृत्ति घटती है तो आवाज मोटी होती है, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है तो आवाज पतली होती है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है यहाँ पर। अगला देख लेते गुणता। तो गुणता एक समान तीव्रता
तथा एक समान तार तत्व ध्वनियों में आए अंतर को कहते हैं। महिलाओं की ध्वनि का तार तत्व समान होता है, परंतु उनकी ध्वनियों की जो गुणता है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है, जिसके कारण हम अलग अलग महिलाओं की ध्वनियों को पहचान लेते हैं। पुरुषों की ध्वनि की तीव्रता एक समान होती है, परंतु उनकी ध्वनियों की गुणता अलग अलग होती है, जिसके कारण हम अलग अलग पुरुषों की ध्वनियों को पहचान लेते हैं। काय के कारण, गुणता के कारण। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। प्रतिध्वनि देखें, प्रकाश की भांति ध्वनि भी वस्तुओं से टकराकर वापस आती है, इसी परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, है ना। अनुरणन देखो, ध्वनि के बहुल परावर्तन को क्या कहा जाता है, अनुरणन कहते हैं। अनुरणन के कारण ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। सिनेमा घरों, सभा घरों आदि में अनुरणन होता है। अनुरणन को कम करने के लिए सिनेमा घरों, सभा घरों आदि में ध्वनि अवशोषक तत्व जैसे दीवारों को खुरदरा बनाना, फर्श पर कालीन बिछाना आदि का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है, अनुरणन, यानी कि जो आपकी जो आवाज गूंजती है ना, वो है अनुरणन। तो ये कैसे होते हैं, सिनेमा घरों, सभा घरों आदि में ये सारी पाई जाती है। लेकिन इसके लिए क्या करते हैं, कालीन बिछाई जाती है, ध्वनि अवशोषक तत्वों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, दीवारों को खुरदरा बनाया जाता है। ये इससे निपटने के लिए कारगर उपाय हैं। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर देखो, रेंज। ध्वनि वास्तव में वह तरंग है जिसे मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है, परंतु कुछ ऐसी भी ध्वनि तरंगें होती हैं जिन्हें मनुष्य तो नहीं सुन सकता, किंतु अन्य जीव जंतु सुन सकते हैं। इसलिए सभी जीव जंतुओं के लिए ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर एक समान नहीं होता। सभी जीव जंतुओं के अलग अलग जो है क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और ये ध्वनि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले तो वो होती है कौन सी, श्रव्य तरंगें, अवश्रव्य तरंगें। ठीक है, और चौथी जो आपकी होती है वो होती है पराश्रव्य तरंगें। कौन सी, पराश्रव्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों श्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगें यानी कि इन ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। इन तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये चीज श्रव्य तरंगें। अपश्रव्य तरंगें, तो इन ध्वनि तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता। इन तरंगों की आवृत्ति होती 20 हर्ट्ज से कम, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता। गेंडा, हाथी, व्हेल जैसे जानवर इन तरंगों को सुन सकते हैं। तो आपसे यहाँ 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। एक क्वेश्चन तो यही होता है कि श्रव्य तरंगें की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, और अपश्रव्य ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों पराश्रव्य तरंगें। तो इन तरंगों को भी मनुष्य सुन नहीं सकता। इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, चूहे आदि जानवर इन तरंगों को सुन सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, सबसे पहले हमने श्रव्य तरंगें पढ़ी, अब श्रव्य तरंगें पढ़ी और पराश्रव्य तरंगें पढ़ी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। बात कर लेते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में दोस्तों। जब वातावरण में अत्यधिक ध्वनि हो जाती है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे ध्वनि प्रदूषण के कारक देखो, वाहनों का शोर, विस्फोटों, पटाखों आदि का शोर, मशीनों का शोर, लाउड स्पीकर का चलना, कूलरों की आवाज़, ये सारे क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारण है ना। टेलीविजनों, ट्रांजिस्टरों आदि का तेज आवाज में चलना, एयर कंडीशनों का चलना, ये सभी अगर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा ध्वनि प्रदूषण का स्रोत नहीं है या फिर ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है, तब आपको ध्वनि प्रदूषण के स्रोत पता होनी चाहिए। देख लेते हैं ध्वनि प्रदूषण से हानियां। अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, चिंता इत्यादि, सुनने की क्षमता का स्थायी या अस्थायी रूप से कम होना, है ना। ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय देखो, वाहनों में जो है रप्सामक या फिर साइलेंसरों का जो है उपयोग करना, हॉर्न का कम से कम उपयोग करना, शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों को मनुष्य के रहने वाले स्थानों से दूर स्थापित करना, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर आदि की प्रबलता को कम रखना, सड़कों और घरों के आसपास पेड़ लगाना,
तो ये सारे के सारे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे बनेगा कि निम्न में से बताइए कौन सा ध्वनि प्रदूषण को रोकने का उपाय नहीं है या फिर है, तो आपको तैयार रहना है। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल ठोस वस्तुओं में सबसे अधिक होती है और गैसों में सबसे कम। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक कौन सी वस्तुओं में होती है, तब आपका उत्तर क्या होगा, ठोस वस्तुओं में होती है। ठीक है, और सबसे कम जो होती है वो काय में होती है, गैसों में होती है। ये चीज भी याद रखनी है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये चीज भी याद रखनी है। सभी लोग याद रखेंगे कि वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जब बिजली कड़कती है तब हमें सबसे पहले प्रकाश दिखाई देता है और उसके बाद आवाज सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि से अधिक होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां से क्वेश्चन आपका आएगा कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। जब बिजली कड़कती है तब हमें सबसे पहले प्रकाश दिखाई देता है और उसके बाद आवाज सुनाई देती है। इसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तब आपको बताना है कि प्रकाश की चाल ध्वनि से अधिक होती है। ठीक है, ये याद रखना है। देख लेते हैं अगला निम्नलिखित। अब हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर आपको बताना है। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आप फटाफट से कमेंट में बताएंगे जिनसे भी बनता है। तो स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को। सभी लोग तैयार हैं, जल्दी से बताएं कमेंट में। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने वो क्या है, वो है निम्नलिखित किसी दर्पण के उपयोगों पर विचार कीजिए। दर्पण के उपयोगों पर हमें विचार करना है। पहला विकल्प है इसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइटों में होता है। इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग आंख, कान, नाक और दांतों के डॉक्टर करते हैं। अब इसके बारे में हमें विचार करना है कि जो उपरोक्त दर्पण है वो कौन सा है, समतल है, अवतल है, उत्तल है। तो ये दर्पण कौन सा है, जल्दी से कमेंट में बताएंगे सभी लोग। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अवतल, यानी कि जो बी नंबर है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, रात में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन है, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। तो रात में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है, प्रश्न क्रमांक 37 और 37 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, वी, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, याद रख लेंगे। वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, तो कितने रंगों में होता है, 4, 5, 7 या फिर 9। ये 4 विकल्प हैं आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 38 का जो आंसर है वो हमें यहाँ पर बताना है, और 38 का आंसर हो जाएगा 7, यानी कि सी नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होती है वो कौन सी, उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखना, दोपहर के समय सूर्य का सफेद। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो 4 विकल्प हैं। घटना प्रकाश प्रकीर्णन के जो कारण होती है वो कौन सी होती है, उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखना, है ना, या फिर दोपहर के समय सूर्य का सफेद दिखना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक जो 39 उसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि घटना, कौन सी घटना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती है, तो उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखना ये प्रकीर्णन के कारण होता है। दोपहर के समय सूर्य का सफेद दिखना ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। तब आपसे एक क्वेश्चन और बनेगा, आपसे पूछा जाएगा उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखना ये किसके कारण होता है, तब आपको तैयार रहना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष में बैगनी और जामुनी के बाद कौन सा रंग होता है, नीला, हरा, पीला या फिर लाल। इंद्रधनुष में बैगनी और जामुनी के बाद कौन सा रंग होता है, प्रश्न क्रमांक 40 और 40 का बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बैगनी और जामुनी के बाद जो रंग होता है वो होता है नीला, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि आवृत्ति की इकाई कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेसिबल, माइक्रोमीटर, हर्ट्ज या फिर बार। तो ध्वनि आवृत्ति की पूछी गई है यहाँ पर। तो ध्वनि आवृत्ति की जो इकाई मानी जाती है दोस्तों वो क्या मानी जाती है, डेसिबल, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य बातचीत की तीव्रता होती है, कितनी होती है, 10 dB, 60 dB, 30 dB या फिर 80 dB। तो हमने अभी पढ़ा है सामान्य बातचीत की जो तीव्रता होती है, यानी कि 42 का उत्तर आपको बताना है वो कितनी होती है, जल्दी से बताएं कमेंट में, जिनसे भी बनता है उत्तर हो जाएगा 60 dB, है ना, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्यों होती है पतली? उनकी ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा होती है, उनकी ध्वनि का तारतत्व ज़्यादा होती है, उनकी ध्वनि की गुणता ज़्यादा होती है, या उपरोक्त सभी। तो 43 का आंसर बताना है। महिलाओं की आवाज़ जो पतली होती है किसके कारण होती है? कि उनकी ध्वनि की जो तारतत्व है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, वी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 10 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर या फिर 21 मीटर? 44 का आंसर बताना है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो जल्दी से बताएं। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 17 मीटर। 17 मीटर आपका सही है। ठीक है, निम्न में से कौन से जीव अवश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं? गैंडा, व्हेल, हाथी या फिर सभी? कौन से जीव हैं जो अवश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 45 का उत्तर हमें यहाँ पर बताना है। जल्दी से बताएंगे। अवश्रव्य तरंग में हमने 3 प्रकार की जो तरंगें पढ़ी थी। ठीक है, अवश्रव्य है ना, श्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। इनमें अपश्रव्य तरंगों को हमें बताना है कि कौन से जीव सुन सकते हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गैंडा, व्हेल और हाथी। ये जो जीव हैं वो अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना थी उनके बारे में विस्तृत अध्ययन भी किया, साथ ही कुछ प्रश्नों के माध्यम से हमने अभ्यास भी किया है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? सभी लोग जल्दी से कमेंट में बताएंगे। वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ऐसे अनेकों वीडियो मैंने डाल दिए हैं और अनेकों जो है प्लेलिस्ट भी बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।